हेलो बच्चों। यस। तो बेटा अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मोशन इन ग्रेविटी या मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है और कैसे हम लोग जो है इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे है कि इसके क्वेश्चन नीट में, जेई में और हर जगह काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं, एक तो डायरेक्शन को लेकर के, ग्रेविटी की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी डायरेक्शन को लेकर के कुछ गलतियां करते हैं, और कुछ गलतियां करते हैं वो टाइम की कैलकुलेशन में। ये हमारे मेन पॉइंट्स रहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में जितनी भी देर होगा मैं आपको पूरा डिटेल में मोशन अंडर ग्रेविटी को मैं डिस्कस करूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट हम लोग आगे फ्लूइड के चैप्टर में, थ्रस्ट, टर्मिनल वेलोसिटी और काफी जगह ये कॉन्सेप्ट जो है फंडामेंटल इसके जो है वो यूज होते हैं। तो इसलिए आप लोग बड़ा कॉन्सेंट्रेट करके इस वीडियो को देखो और बड़े तरीके से आप लोग इसको समझो और आपको बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें हमारे पास लास्ट हमारा टॉपिक आ गया मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो मोशन अंडर ग्रेविटी कौन सा मोशन होता है? देखो, जब भी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर सीधा फेंकें यूं करके, मान लीजिए अब जैसे ये है और मैंने इसको यूं फेंका और ये नीचे आया, सो दिस मोशन इज, टूट गया। हाँ, ये देखो, ये हो गए इसके टुकड़े, एक टुकड़ा ये रहा और एक ये रहा। कैच अच्छी नहीं थी भाई। एनीवे, तो क्या पता लगा हमें कि जिस मोशन में या कभी भी जब भी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके या ऊपर से हम उसको सिर्फ छोड़ दें, ड्रॉप कर दें, वो अपने आप नीचे आ जाए, वो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। ठीक है, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण। तो अब हम लोग इसी में देखेंगे कि क्या कंडीशन है इसकी। देखो, सबसे पहले तो ये याद रखना दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑलवेज डाउनवर्ड। पहली बात तो ये ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा ही डाउनवर्ड लगेगी, हमेशा ही नीचे लगेगी। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो तीन इक्वेशन मोशन होती हैं हमारी। एक इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी जो इक्वेशन होती है वो होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशन हमने ग्राफिकल मेथड से लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने इसको डिस्कस किया है कि इनको कैसे ड्राइव करते हैं। अब उस वीडियो को अगर आपने देखा है तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने उसको देख लिया। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो मैं एक बात श्योरिटी से कह सकता हूं कि आपको ये तीनों इक्वेशंस का मीनिंग समझ आ गया। अब यहां पर क्या होता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में, यानी कि अंडर ग्रेविटी मोशन में, अंडर ग्रेविटी मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो जी से रिप्लेस हो जाएगा और इस जी के प्लस माइनस साइन होंगे। अब एक बात याद रखना, जब भी अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाएगा, अपवर्ड अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो जी को आप लोग नेगेटिव ले लेंगे, और जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे डाउनवर्ड आएगा, डाउन में आएगा, तो वो प्लस हो जाएगा। अप ऊपर, डाउन नीचे। अब अगर इन इक्वेशन के साथ अगर मैं देखूं तो ये इक्वेशन मेरी कैसे होंगी मॉडिफाई, तो v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरे में हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर
इज इक्वल टू +-2GS। ये हमारे तीन इक्वेशन इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएंगी। अगर डाउन है तो प्लस का साइन आ जाएगा और अप है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो मैं पहले तो अपवर्ड मोशन से पहले मैं आपको एक हो गया अपवर्ड मोशन और एक हो गया डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, डाउनवर्ड में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, ठीक है, तो बस आपने उसको, जैसे ये मोशन है, ये मैंने लिया और ये छोड़ दिया, सो दिस मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे कहीं से भी तो वो फ्री फॉल होगा और डाउन में अपने आप आ जाएगा। तो अब मैं आपके साथ फ्री फॉल के मोशन की बात करता हूं। ठीक है, फ्री फॉल में अब फ्री फॉल है डाउन तो जी की वैल्यू प्लस, अब जी प्लस है। अब जब फ्री फॉल होगा तो एक्सेलरेशन तो हो जाएगा जी और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी, क्योंकि फ्री फॉल है, हमने सिर्फ उसको ड्रॉप किया है। क्या किया है, हमने उसको ड्रॉप किया है, छोड़ा है उसको। चलिएगा, अगर u जीरो हो गया तो अब ये तीनों इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएंगी, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी gt, ओके, और डिस्प्लेसमेंट जो आएगी वो आ जाएगी हाफ GT², और जो वेलोसिटी फाइनल होगी v² इज इक्वल टू 2GS। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम इसमें इस s को भी हाइट से रिप्लेस कर दें, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भैया s इज इक्वल टू हाइट h है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हाइट की टर्म्स में जाएगा। क्लियर, तो ये वाली इक्वेशन हमारी मॉडिफाई हो जाएगी h इज इक्वल टू हाफ GT², और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी v² इज इक्वल टू 2GH। ठीक है, अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो, अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट के जो हाइट है वो किसके है, हाइट यानी कि जितना भी वो टाइम वो जो कवर कर रहा है, कितना कर रहा है, वो T² के प्रोपोर्शनल है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां का। ठीक है, तो आप लोग जो है पहले तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो और इसको साथ साथ में लिखते चलो कि कौन सी इक्वेशन कैसे बन रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ये हमारा पार्ट है मोशन इन ग्रेविटी या मैकेनिक्स का जितना पार्ट है, ये सारा का सारा मैथमेटिकल होता है। अगर ये मैथमेटिकल है तो इसमें सारी इक्वेशन हमारी मैथमेटिकल वे से ही चलेगी, तो उनको हम लोग उसी तरीके से स्टडी करेंगे और मैथमेटिकली हम उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो डाउन का चल रहा है तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ये लीजिए, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को भी हमने समझ लिया है तो इनकी भी आवश्यकता नहीं है, तो अब हमने इसको यहां से भी हटा दिया। ठीक है, और अब अगर मैं यहां से देखूं इनको, तो अगर आपको टाइम गिवन है या ग्रेविटी गिवन है, ग्रेविटी तो हमारी कांस्टेंट ही होगी, जी की वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट ही रहेगी, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर हमारे को टाइम निकालना पड़ जाए कि टाइम कितना लगेगा उसको, ठीक है, या कितना टाइम लगा ऑब्जेक्ट को नीचे तक आने में, तो देखो अगर हमारे पास टाइम की कैलकुलेशन है तो वो हो जाएगी v/g। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है टाइम का, दूसरा टाइम का ये भी फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है टाइम का, 2h/g√। ठीक है, ये हमारे दो टाइम के फॉर्मूले होंगे इसमें, एक यहां से टाइम आएगा, एक यहां से टाइम आएगा। अब देखो फैक्ट क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। अगर हमारे को ये पता है कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ा ऐसे और ये यहां आके जब टकराया तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, अगर मुझे ये वेलोसिटी पता है तो मैं उस वेलोसिटी को जी की वैल्यू से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा टाइम आ जाएगा, बहुत सिंपल। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको सिर्फ हाइट पता है, लेट्स सपोज कि अगर कोई एक बिल्डिंग है और मैं कहता हूं कि यार वो बिल्डिंग जो है 20 मीटर ऊंची है, कितना है 20 मीटर, तो 20 मीटर अगर ऊंची बिल्डिंग है तो लेट्स सपोज मैं एक कंडीशन ले रहा हूं, h की वैल्यू मैंने 20 मीटर ले ली, तो बेटा ये कितना हो जाएगा टाइम, √2 इंटू h की वैल्यू है 20 और ग्रेविटी को मैं ले लेता हूं 10, तो टाइम कितना लग गया 40, 4 √2, तो 2 सेकंड लगे।
ठीक है। अगर 20 मीटर की एक बिल्डिंग है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को नीचे आने में सिर्फ 2 सेकंड का समय लगा। ठीक है, कितना टाइम लगा? 2 सेकंड का समय लग गया। ठीक है, तो 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट नीचे। ये क्लियर हो गया है हमारे को। ओके, ये फैक्ट हमारे को क्लियर हो गया है टाइम का कॉन्सेप्ट। अब अगर मान लीजिए कि मेरे पास सिर्फ हाइट है और मुझसे ये पूछा जाए कि अगर ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप कर दिया तो वो किस वेलोसिटी से ग्राउंड पर पहुंचेगा, ग्राउंड पर पहुंचने की स्पीड बताओ मुझे। तो ग्राउंड पर पहुंचने की स्पीड यहां से आएगी, तो वेलोसिटी जो आएगी v का जो फॉर्मूला बनेगा, वेलोसिटी एट ग्राउंड, ग्राउंड पर वेलोसिटी क्या होगी? तो v की वैल्यू हो जाएगी √2gh। ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। वो किस वेलोसिटी? अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को रखूं कि यार ये 20 मीटर है तो यहां पर कितना हो गया? ये 2, 10, 20। ठीक है, तो कितना हो गया? ये √400, यानी कि वेलोसिटी भी हमारी कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट किस स्पीड से ग्राउंड पर पहुंचेगा? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर वो 20 मीटर पर सेकंड से पहुंच रहा है और हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं क्या यार ये टाइम ठीक आया था या नहीं आया था, तो चलो देखते हैं। अब इस वाले फॉर्मूले में लगाते हैं तो टाइम आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10 गिव्स यू 2 सेकेंड। तो हेंस हमारे को बात प्रूव हो जाती है कि यार हाँ, ये जो हमारे फ्री फॉल की जो कंडीशन के जितने भी फॉर्मूले हैं ये हमारे सारे करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये तो हो गया बहुत सिंप्लीफाइड केस। अब मैं आपसे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग बात करता हूं। ठीक है, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग बात करता हूं और उसके लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा। मैं यहां से हट जाता हूं और आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को पहले सारे फॉर्मूले लिखते चले जाइए और फिर हम इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए, मान लीजिए कि बिल्डिंग की हाइट आपको दे दी है, बिल्कुल, और बिल्डिंग की हाइट जब आपको दे दी है तो अब आपसे वो क्या क्या पूछ सकता है? कई वैल्यू पूछ सकता है। देखिएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है ऐसे ग्राउंड से और इसकी हाइट h है, कैपिटल H, क्लियर? और वो कैपिटल H अगर उसकी हाइट है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट t टाइम में स्मॉल h हाइट तक, मान लीजिए कुछ समय में वो ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, यहां पर, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल h, और यहां तक आने में उसने टाइम लिया t। क्लियर है? पूरी बिल्डिंग की हाइट थी h, कुछ समय में ऑब्जेक्ट यहां पर है। आपसे पूछा गया कि ये बताओ भैया ये ग्राउंड से वो अभी कितनी ऊंचाई पर है, ये वाली वैल्यू बताओ, ये h डैश बताओ ये कितना है, हाउ मच दिस h डैश स्टैंड फॉर। तो यार h डैश क्या हो जाएगा? अब हमें पता है कि h डैश की वैल्यू तो h माइनस h होगी। क्लियर है? ये तो इसी तरीके से हाइट हमारे को ये दे ही रखी है, इस हाइट को निकालना है। अब ये वाली हाइट किससे आ जाएगी? ये वाली हाइट आ जाएगी इससे, क्योंकि हमारे को टाइम भी दे रखा है कि भैया दो सेकंड में वो यहां तक आया था। ठीक है, अगर वो 2 सेकंड में यहां तक आया तो ये जितना बच गया, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेशन की थी कि 2 सेकंड में वो कितना आ जाएगा? 20 मीटर आ जाएगा। अगर मान लीजिए वो बिल्डिंग 50 मीटर ऊंची है तो वो 2 सेकंड में अगर वो 20 मीटर आ गया तो उसके अकॉर्डिंगली तो अब हमें पता है कि यार वो 30 मीटर है, ग्राउंड से ऊपर 30 मीटर था 2 सेकंड के बाद, तो उसको क्या कर देंगे? h माइनस हाफ GT²। ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा अगर ये पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कितना ऊंचा है, हाउ हाई फ्रॉम ग्राउंड। ये क्या है? हाउ हाई फ्रॉम ग्राउंड। ये हमारे को बात समझ में आ गई। ये एक कॉन्सेप्ट है, नीट में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आए भी हैं, जेईई मेन में भी आ जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके जेईई मेन में भी क्वेश्चन बन जाता है, तो वो हमारे को पता होना चाहिए। देखो कितना सुंदर कॉन्सेप्ट बन गया। अब मैं आपसे, ये तो हो गया हमारी फर्स्ट स्पेशल कंडीशन, मैं इनका नाम रखता हूं, क्या नाम है इनका? स्पेशल कंडीशंस। ओके,
अब मैं दूसरी स्पेशल कंडीशन लेके आता हूं, ठीक है। अब दूसरी स्पेशल कंडीशन क्या है कि हाइट का फॉर्मूला मेरे पास था कि यार h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो भैया इसका मतलब जो हाइट है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो पहले सेकंड में 1t 2t 3t सेकंड में अगर मैं टाइम लूंगा तो वो जो है तो वो जो डिस्टेंस होगा वो कितना कवर होगा। मान लीजिए अगर हमारा टाइम t है, t1 है या 1t है या 2t है या 3t है, इस तरीके से कोई भी टाइम अगर हमारा चल रहा है तो हमारा जो कितनी हाइट कितने सेकंड में कवर होती चली जाएगी, वो कितनी होगी, वो 1 स्क्वायर मल्टीपल 2 स्क्वायर मल्टीपल 3 स्क्वायर। देखो थोड़ा कंसंट्रेट करना आप बात के ऊपर, इसका मतलब क्या है, 1 स्क्वायर मल्टीपल 2 स्क्वायर मल्टीपल 3 स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं यहां लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा 1:4:9:16, ऐसे सॉन हर सेकंड में चला जाएगा। इस बात का क्या मतलब हुआ, देखो अभी ये हमारे को पता लग गया, स्क्वायर ऑफ टाइम में हमारे को ये बात पता लग गई है। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो अगर मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो लेट्स सपोज कि उसके पास जो टाइम अगर मैं लूं तो वो v/g है। तो अब हमें पता है कि v की वैल्यू तो gt है। अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले सेकंड में उसकी क्या कितनी वेलोसिटी होगी एक सेकंड में, अगर g की वैल्यू 10 है, 1 है, तो एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक सेकंड के बाद। तो दूसरे के बाद, अभी तो वो 10 से हो गया, तो दूसरे में कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से वो चलता चला जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार पहले सेकंड में अगर वो 10 है तो हमारा टाइम 1 आ गया, 20 है तो 2 आ जाएगा, फिर अगर अगर हमारा अगली वाली वैल्यू का जो टाइम है अगर वो 30 है, ठीक है, तो v2 अगर हमारा 30 आ गया तो उस तरीके से हमारे जो टाइम की वैल्यू है 1 2 3 आ जाएगी, वो हमारे को क्लियर हो गई है। अब हम यहाँ पर इसको समझते हैं कि ये वाली वैल्यू हमारी किस तरीके से बनी। चलो अब देखो यार हाइट कितनी कवर होगी, हाइट h1 पहले सेकंड में हाफ g की वैल्यू 10 1 का स्क्वायर, यानी कि पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कवर करा 5 मीटर, ठीक है। दूसरे सेकंड में कितना करा, हाफ 10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर आ गया। अब देखना, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आएंगे आपको कि ये जो वैल्यू थी इसका क्या मतलब था, ठीक है। और तीसरे में उसने कितना कवर करा, हाफ 10 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना आ गया 45 मीटर, ठीक है, आ गया कि नहीं 45 मीटर, बिल्कुल आ गया जी सर, आप तो कहेंगे जी हाँ सर। अब इसको करो भैया, अगर पहले सेकंड में वो 5 मीटर पर आया तो दूसरे में उसने कितना कवर करा 20, तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा 20, और 9 गुना 5 का 9 गुना कितना हो जाएगा, हाउ मच इज द 9 टाइम्स ऑफ 5, दिस इज 45। अब आप समझ गए कि अब वो 80 मीटर पे आ जाएगा। तो ये है हमारा इस बात का मतलब कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर की रेशियो क्या है, यानी कि ये जो हमारा फॉर्मूला था h प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, इसका क्या फिजिकल एस्पेक्ट है, इसका फिजिकल एस्पेक्ट ये है कि ऑब्जेक्ट अगर पहले सेकंड में एक सेकंड में अगर वो 5 मीटर जाएगा तो दूसरे में वो टोटल 20 मीटर जा चुका है, 3 सेकंड में वो 45 जा चुका है। बात समझ में आ गई, कितना जा चुका है 3 सेकंड में 45। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यार तीसरे सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना करेगा, ये एक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इस हिसाब से बताओगे, माइनस करके 45 माइनस 20 कर दोगे तो बोल दोगे सर कि वो तो 25 आ गया, सो दिस इज 2 एंड दिस इज 5, ये आ गया सर 25। ये आपको बात समझ में आ जाएगी कि सर ये तो 25 है। हालांकि इसका एक फॉर्मूला दूसरा भी होता है कि
nth सेकंड, nth सेकंड मतलब तीसरे सेकंड में कितनी दूर गया, चौथे सेकंड में कितनी दूर गया, उसका एक फॉर्मूला होता है nth सेकंड का फॉर्मूला। और उसको मैं अगर यहां लिख दूं एस एन एथ करके हम बोलते हैं कि कौन से तीसरे सेकंड में, पांचवें सेकंड में, सातवें सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, एस एन एथ। तो ये होता है g/2 2n-1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में n की वैल्यू होती है कौन सा सेकंड है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, उस तरीके से। अब एक बात बताओ, मैं तीसरा सेकंड पुट कर रहा हूं, 3 2 6 -1 5 और 10 डिवाइडेड बाई 2 5 5 इंटू 5 25, तो आ गया ना वही वैल्यू 25। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। इसको आप लोग बेटा जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हो वैसे वैसे नोट कर लो, वैसे वैसे ही इसको अपनी कॉपी में साथ साथ लिख लो। एक भी क्वेश्चन में श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि गलत नहीं होगा, हर क्वेश्चन आपका करेक्ट होता जाएगा। तो ये आ गया आपको कि भैया अगर हाइट ये है, हाइट प्रोपोर्शनल टू टी के स्क्वायर है, यानी कि पहले सेकंड में अगर वो 1 जाएगा तो दूसरे सेकंड में 4 गुना जाएगा, तीसरे में 9 गुना, फिर 16 गुना, 25 गुना। अब 25 गुना अगर पांचवें सेकंड में 25 गुना है तो कितना हो जाएगा, मतलब पांच सेकंड के बाद वो 125 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, 125 मीटर की हाइट पर वो कवर कर लेगा 5 सेकंड में। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हम 10 लेके चल रहे हैं। मैं अपने इस लेक्चर में सारी वैल्यू 10 लेके चल रहा हूं जस्ट बिकॉज के कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स ना हो। एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग 9.8 लेके चलते हैं, क्योंकि 9.8 को अगर मैं हाफ करूंगा तो वो 4.9 आएगी, और अगर मैं उसको डबल करूंगा तो 19.6 आएगी। तो क्योंकि ये फिगर 4.9 और 19.6 आपके लिए फैमिलियर फिगर नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलता हूं और कैलकुलेशन को मैं सिंप्लीफाइड वे से आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप 4.9, 19.6 और अगर आप 9.8 का 3 गुना भी अगर आप करेंगे तो आप जो है 29.4 तक भी आप बहुत इजीली पहुंच पाएंगे, कोई आपके सामने दिक्कत नहीं आएगी किसी भी वे से। अब देखो 4.9, 9.8, 19.6, 29.4 इस तरीके का जो मल्टीपल है ना, ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इसीलिए कैलकुलेशन को मैं आसान रखने के लिए मैं सारी वैल्यूज को 1 2 3 4 की टर्म्स में और 10 के टर्म्स में लेके चल रहा हूं। फंडामेंटल हमारे वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इसको हटा रहा हूं आपके सामने से। अगर दिक्कत आए, आपको कोई बात ना समझ में आए, तो एक बार वीडियो को पॉज करके जहां से आपको बात नहीं समझ में आई है फिर से आप लोग उसको दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि कुछ बातें हमारे को एक बार पहली बार जब हम सुनते हैं तो हमारे को समझ नहीं आती हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल एक साधारण सी बात है, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, ना ही कोई ऐसी इनडिफरेंट सी बात है। ठीक है, अब आता है अगला थर्ड कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड में हमारा डिस्टेंस क्या कवर होगा? तो अभी जैसे मैंने वो वहां लिखा हुआ है फॉर्मूला, वो लिख तो मैंने वही दिया था, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं। उसका फॉर्मूला होता है g/2 2n-1। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कैलकुलेट कि अगर एक बॉडी है वो फ्री फॉल में है, तो आप ये बताइए कि वो बॉडी तीसरे सेकंड में, लेट्स सपोज मैं कहता हूं पांचवें सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। या आपसे पूछा गया कि पांचवें सेकंड में बताओ, फिफ्थ सेकंड में उसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो n की वैल्यू 5 हो गई। अब यहां पर g की वैल्यू क्या है 10/2 और 5 की वैल्यू क्या है 10-1 9। तो ये कितना हो गया, 5 5 2 10-1 9 हो गया, और 10/2 हो गया, और 9 5 45। ये आ गया 45 मीटर जाएगा वो चौथे से पांचवे के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको समझ सकते हैं। अगर मैं इसको एक एक सेकंड के लिए लूं तो पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना जाएगा? देखो, पहले सेकंड में S1 ले लेता हूं मैं, पहले सेकंड में कितना जाएगा? तो ये तो 5 ही रहेगा ब्रैकेट में, तो 1, यानी कि पहले सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 5 मीटर। दूसरे सेकंड में कितना होगा 15 मीटर। 5 गुणा में 4 - 1 3, तो कितना होगा 15 मीटर। ठीक है,
और तीसरे सेकंड में कितना होगा, टू टू जा, तीसरा सेकंड आ गया ना, तो 3 2 जा 6 माइनस 1 5, तो ये आ गया 25 मीटर। ठीक है, कितना आ गया 25 मीटर। फोर्थ में कितना होगा, फोर्थ में 5, 4 2 जा 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7, तो 35 मीटर। अब आप देखो पूरी सीक्वेंस समझ में आ जाएगी आपको, हर एक में जो है ना वो क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो डिस्टेंस हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, अब अगर आप देखो 2 सेकंड बाद कितना आएगा, तो पहले में 5 गया, दूसरे में 15 गया, तो दोनों को जोड़ दो 25। पहले में 5 गया, दूसरे में 15 गया, तीसरे में उसने 25 मीटर है, तो 3 सेकंड बाद उसका टोटल कितना आ जाएगा 45। ठीक है, 4 सेकंड बाद 45 में आप 35 भी जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 80 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80 मीटर। और एस फिफ्थ वो कितना हो जाएगा 5 इंटू 9, क्योंकि 5 टू 10 9, ये 45 मीटर। तो यानी कि 45 मीटर आएगा वो 5वें सेकंड में। यानी कि 5वें सेकंड में अगर वो 45 मीटर आया है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर वो चौथे सेकंड के बाद जो 5वां सेकंड आएगा उसमें अगर वो 45 मीटर आया है, तो टोटल 5 सेकंड में वो कितना आया, तो इन सारों को जोड़ दो, 5 10 15 और 5 20, 25 45, 45 और 35 80, 80 और 45 125। हिंदी में बोल रहा हूं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आप लोग दोबारा 5 plus 15 20, 20 and 25 gives you 45, 45 plus 35 80, 80 plus 45 is equal to 125 meter. So that's how we have proved this concept कि हमारा जो डिस्टेंस है वो किस तरीके से कवर होता है, पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड। बहुत ही बढ़िया तरीका है, बात को समझ लीजिए, आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी मोशन अंडर ग्रेविटी के अलावा। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो बेटा ये देखो, ये जो टाइम है आपका, ये कितना आ गया 1:3:5, यानी कि जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो किस रेशियो में 1:3:5:7:9। ये क्या है हमारा ऑड इंटीजर मल्टीपल। यानी कि अगर जब हम नीट में क्वेश्चन करेंगे या हमारे को एंट्रेंस में क्वेश्चन करना है, तो आप याद रखिए कि ऑड इंटीजर मल्टीपल में हमारा डिस्टेंस ट्रेवल होता है। कौन से सेकंड में कितना होगा, अब जैसे 5वें सेकंड में होगा 9 गुना, तो पहले सेकंड में कितना है 5, तो पहले 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5 मीटर करता है। तो अगर वो 5 मीटर करता है तो 5 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, तो सर आप बोलेंगे जी 5 सेकंड बाद वो ऑड मल्टीपल में है, तो 5वां डिजिट है 9, 9 5 45। मेंटल कैलकुलेशन बेटा देखो, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है इस चैनल पर कि आपको ये फील कराना कि फिजिक्स को सूझते कैसे हैं, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना। क्योंकि देखो हमारे जो चैनल का नाम है टाओ, इसमें है टॉर्क, एक वर्ड है पहला ही, टी फॉर टॉर्क। ठीक है, तो ये टॉर्क वर्ड आपको क्या बताएगा, ये टॉर्क वर्ड आपको बताता है कि मुझे आपकी सोच को घुमाना है, जो आप कन्वेंशनली नहीं सोचते हो उस सोच को मुझे घुमा करके आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। इसी तरीके से मैं इसी अप्रोच के साथ आपके साथ क्वेश्चंस को मैं शेयर करता हूं, इसी अप्रोच के साथ मैं क्वेश्चंस को आपके साथ में सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया किसका, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया फ्री फॉल के केस का। ठीक है ना। अब अगर मैं इसके ग्राफ बनाऊं, ग्राफ बनाता हूं मैं, चलिए इसके 3 ग्राफ भी होते हैं, देखो ग्राफ कितने इंटरेस्टिंग बनेंगे। ठीक है, अब ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो वो ग्राफ कैसे बनेंगे, देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग माहौल है ग्राफ को समझने का। तो ग्राफ कैसे समझ सकते हैं हम लोग, चलिएगा। तो ग्राफ समझने के लिए देखो बेटा, अब हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ बनेगा, तो h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ये वाला ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरीके से एक्सेलरेटेड ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी ग्राफ बताए थे। और v वर्सेस टी ग्राफ कैसा होगा, vt ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन का होगा कि वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, ये हो गया हमारा vt ग्राफ। और a एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, ये हो गया टाइम, ये हो गया एक्सेलरेशन, तो ये हो गया हमारा, और जिसमें a इज इक्वल टू जी की वैल्यू है,
ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको स्टडी कर पाएंगे और इसको हम लोग जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे तीनों ग्राफ हो गए, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको लिखिए एक बार। अब चलो मैं आगे और डिस्कशन, ये तो हो गया फ्री फॉल का। बेटा फ्री फॉल का कंप्लीट एनालिसिस है ये। अब आपका फ्री फॉल के रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसको सही तरीके से पढ़ा है तो मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब है ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब हमारा नेक्स्ट है वर्टिकल अपवर्ड मोशन। वर्टिकल अपवर्ड यानी कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करा, ऊपर फेंका, उस केस में एक्सेलरेशन हो जाएगी -g। ये हमारे पास सिचुएशन है। तो अब जब ये अगर है और फाइनल वेलोसिटी इसमें 0 हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगी, नहीं तो ऑब्जेक्ट ऊपर ही नहीं फेंका जा सकता। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसको हमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी देनी पड़ती है, तभी वो ऊपर जाएगा। अगर फेंका है तो फेंकने का मतलब ही होता है उसको स्पीड प्रोवाइड करना। फेंकने का मतलब क्या होता है? उसको स्पीड प्रोवाइड करना, उसको स्पीड दे देना। तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है और फाइनल वेलोसिटी 0 है तो हमारी इक्वेशन जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी। कैसे? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। एक इक्वेशन तो ये बनेगी। अब अगर दूसरी इक्वेशन में इसी को अगर हम देखें तो v की वैल्यू तो 0 हो गई। अगर v 0 हो गया सो दिस इज इक्वल टू माइनस जी टी। अब टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, खत्म हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू यू बाई जी। तो आप लोग एक बात याद रखो कि टाइम को आप लोग u, g और v, g के टर्म्स में ही आप लोग इसको रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चों चाय पीओगे? चाय पीना पसंद करोगे? पी लो यार, चाय बड़ी अच्छी बनी है, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया चाय पी करके। ठीक है, क्या करें ना यार, बोलते बोलते सारा दिन गला बहुत परेशान हो जाते हैं ना। आपको मैं बताऊं ना यार, देखो सच बताता हूं, हम लोग जो कोचिंग वाले टीचर है ना, हमारा दुख दर्द है ना बहुत अलग है, सच बता रहा हूं। सरकार हम लोगों को और समाज के वो लोग जो हमको डेप्थ में नहीं जानते, वो लोग हमें कोचिंग माफिया के नाम से जानते हैं। वो माफिया समझते हैं हम लोगों को। ठीक है, ये वही लोग हैं जिन्हों को, मुझे नहीं लगता, मैं सबके बारे में नहीं कहता ऐसा, लेकिन हाँ मैक्सिमम ऐसे ही हैं कि जिनको फिजिक्स पढ़ाने के बाद भी समझ नहीं आती। मैं श्योरिटी से कह सकता हूं ये बात। दूसरी बात क्या है कि ऐसे लोगों में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। वो सोचते हैं कि यार जीवन में सिर्फ कैरियर नीट ही नहीं है, आईआईटी ही नहीं है, कोई और भी कैरियर हो सकते हैं। लुक टुवर्ड अदर कैरियर, व्हाई यू आर रशिंग बिहाइंड अबाउट दिस कैरियर ओनली। तो यार इसमें ना मेरा एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है यार आप दूसरे कैरियर को बढ़ा लो, लेकिन किसी को गिराने के पीछे क्यों हो? बच्चों को डिमोरलाइज क्यों कर रहे हो कि तुम नीट के लिए मत जाओ, तुम आईआईटी के लिए मत जाओ? मैं खुद इस बात का समर्थक हूं कि बच्चा को सिर्फ नीट नहीं देखना चाहिए। बच्चे को सिर्फ अपने जीवन में ये नहीं हो सकता है कि नीट हुआ तो सब कुछ है, नहीं तो नहीं। मैं बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूं इस बात का। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि यार जो बच्चा आईआईटी कर सकता है वही ब्रिलियंट है, जिसने नहीं करा वो ब्रिलियंट नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता यार, मैंने खुद ही आईआईटी नहीं कर रखी। अनेक ऐसे टीचर है हिंदुस्तान में जिन्होंने खुद आईआईटी नहीं कर रखी, तो क्या वो टीचर ब्रिलियंट नहीं साबित हुए? आप ऑनलाइन का जमाना है भैया, देख लीजिए कितने सारे टीचर हैं जो नॉन आईआईटी बैकग्राउंड से हैं और वो कितना अच्छा बेहतर पढ़ाते हैं, क्या उनका स्किल सेट है, कितना उन्होंने अपने आप को डेवलप करा है, क्या फर्निश करा है। मेरी इन बातों का एक ही मतलब है आपके साथ कि दुनिया में एक बात और है कि लोग कहते हैं कि यार सिर्फ एक एग्जाम पॉसिबल ही नहीं है, दैट वन एग्जाम इज एनफ टू डिफाइन योर लाइफ। आपके जीवन को एक एग्जाम, ये वही लोग होते हैं जिनसे शायद जीवन में अपनी 10वीं का पेपर भी खुद से पास ना हुआ हो।
या वो जीवन में ग्रेजुएट भी ना हो पाए हो, या 12वीं में भी उनके नंबर ना आए हो, और फिर बाद में कोई दुकान कर ली, दुकान अच्छी चल गई तो गए। देखो, बिजनेस, व्यापार, कोई काम, वो एक अलग एस्पेक्ट है। एजुकेशन का एस्पेक्ट आपको काम धंधा देना नहीं है, कभी भी नहीं है। मेरी एजुकेशन में हम लोग भी पढ़े हैं यार, मैं आज भी पढ़ रहा हूं, तो इट डजेंट मीन कि वो मुझे काम धंधा ही देगा, वो मुझे बिजनेस ही देगा, ऐसा नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है आपको इंटेलिजेंट बनाना, आपको मोरली अपलिफ्ट करना। अब कोई मुझसे पूछने लगे कि सर ये ग्रेविटी में क्या मोरलिटी मिलेगी? देखो भैया, ऐसा है, ब्रेन इज ए मसल, द मोर इट एक्सरसाइज द मोर इट विल क्रिएटिव। जितनी इसकी एक्सरसाइज होगी ये उतना ज्यादा क्रिएटिव होगा। दैट्स द पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो इस बात को अपने दिमाग में रखो और दुनिया के बहकावे में मत आओ। जो आप करना चाहते हो अपना 100% उसमें दो। हाँ, डिमोरलाइज नहीं होना है, स्ट्रेस में नहीं आना है, और जीवन में ये नहीं सोचना है कि यही सब कुछ है। उसको थोड़ा सा रिलैक्स वे में एंजॉय करो यार। मेरा पॉइंट ये है कि आपको अपनी जर्नी एंजॉय करनी चाहिए। इट इज नॉट द डेस्टिनेशन। मान लीजिए आपका नीट हो गया यार, आप डॉक्टर बन गए, देन व्हाट? डॉक्टर तो आप बन गए 24 साल में, फिर आगे आप पूरी जिंदगी, मान लीजिए आपकी उम्र 70 साल जीना आपने, तो 70 साल में से 24 ही तो गए, अभी तो आधे भी नहीं हुए। आगे क्या करोगे भैया? बोला जी अब इलाज करेंगे। और आपको मैं बता दूं, हर डॉक्टर जो एमबीबीएस करता है वो क्लिनिकल डॉक्टर भी नहीं बनता। बाद में जाने के बाद वो किसी और ही प्रोफेशन में स्विच कर जाता है। सो द पॉइंट इज, डू नॉट गेट डिमोरलाइज्ड, enjoy your journey, go with the flow, control your lust, control your emotions, then do your work as much as you can. That's how the path of win is there. वो एक है ना, वो हमारे पड़ोसी देश का है, वो या तो विन है या लर्न है। हालांकि उसका लर्न का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पता नहीं वो क्या बोलना चाहता है, और मुझे तो एक्चुअली उसकी समझ में भी नहीं आती। आप बात को रिलेट कर ही जाएंगे, कैप्टन है वहां का। तो बेटा वही बात है कि या तो एग्जाम क्रैक है, नहीं तो एक्सपीरियंस है। और ऐसा तो है नहीं कि 17-18 की साल में अगर तुमसे कोई एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो जिंदगी तबाह हो गई। देयर आर मैनी प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आफ्टर वर्ड्स। तो अपने अंदर जो है ना एक लड़ने की शक्ति डालिए, मजा लीजिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। और वो मेरी बात अधूरी रह गई बीच में, वो कोचिंग माफिया वाली, वो फिर किसी दिन मैं बात करूंगा उसके ऊपर कि किस तरीके से हम लोग उस पर बात करना चाह रहे थे। थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट हो गया, एनीवे कोई बात नहीं। अब मैं आपके सामने बात करता हूं जब हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये तो हो गई पहली इक्वेशन। अब दूसरे वाली क्या है यार? S इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब देखना भाई यार, जब ये इक्वेशन बनेगी ना, यहां टाइम का एक फंक्शन है, यहां टाइम का स्क्वायर है। बेटा ऐसी कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी न्यूमेरिकल में। कैसी बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहां टाइम की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। यार डिपेंड करता है, तो टाइम कभी माइनस में होता नहीं है, प्लस में होता है। तो जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे न्यूमेरिकल में, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी। इस बात को याद रखना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए चल रहा है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 को, तो 2s, और इसको आप उधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा यार? चलो इस इक्वेशन को अगर मैं निपटा दूं तो ये क्या बन गया? जी टी स्क्वायर और माइनस 2us और प्लस 2s बराबर 0। तो ये बन गई कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सॉरी 2ut, हाँ 2ut। ये तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो टाइम जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व होगा, इस बात को ध्यान में रखना। अब तीसरी इक्वेशन क्या है? वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। ये इक्वेशन बन गई मॉडिफाई। अब यार फाइनल वेलोसिटी तो 0 होनी है, तो यानी कि u स्क्वायर, मैं दोनों के नेगेटिव को हटा देता हूं, 2gh आ गया। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है तो आप ये बता सकते हो ऑब्जेक्ट कितनी ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? देखो इस वाले से, इस वाले से आ जाएगा। कैसे? यहां पर लिखता हूं मैं। तो हाइट हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब यार एक बात बताओ, यू स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज यू स्क्वायर
इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आपने 10 मीटर पर सेकंड के ऊपर फेंका, आपने उसको 10 मीटर पर सेकंड से, तो 10 गुणा 10 कितना हो गया 100, और ये कितना आ गया 2 गुणा 10 20, तो 100/20 कितना हो गया 5, यानी कि अगर आप उसको 10 मीटर की स्पीड से फेंकोगे तो आप मान के चलो कि वो 5 मीटर ही जाएगा। ठीक है, ये हमारे स्टैंडर्ड एजम्पशंस हैं इसी में, और इसी तरीके से हम लोग जो है इनको सोल्व कर लेते हैं। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और डेप्थ में लेके चले, थोड़ा और एनालाइसिस, अब मैं आपके सामने इसके ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ठीक है, क्या करता हूं मैं, इसके ग्राफ ड्रॉ करता हूं, इसको मान लेना, और ये आप समझ लेना कि यहां पर जो है ना टाइम की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसीलिए आपका जो 10वीं क्लास का मैथ का बेस है ना बेटा, 8वीं 9वीं का जो भी है, वो सारे का सारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें ये टाइम है और ये हाइट है, इसका हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे होगा। क्यों? जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, तो यार एक बात बताओ, पहले तो उसकी हाइट बढ़ेगी, यहां जाके मैक्सिमम होगी, और फिर ऑब्जेक्ट ऊपर तो रहेगा नहीं, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे भी आएगा, तो उसका एच वर्सेस टी ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और ये जो होगी हाइट, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, एच मैक्सिमम, ये हो जाएगी u²/2g, ये आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसका वीटी ग्राफ बनाऊं, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यार ये देखो, ये तो है वीटी ग्राफ, और ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। क्यों आएगा? पहले तो ये u मान लो, फिर बाद में -u मान लो, और ये जो हमारा टाइम है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u/g, कितना हो जाएगा u/g, और यहां पर अगर ये इस तरीके से आ गया, तो ये वाला जो टाइम है ये कितना होगा 2u/g। जितना टाइम इसको यहां से यहां तक लगाना, उतना ही इसको यहां तक लग जाएगा, ये बात बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि डबल टाइम लगता है। एक बात याद रखना, किसी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर फेंक रहे हो, तो जितनी देर उसको ऊपर जाने में लगी, उतना ही टाइम उसको ऊपर से नीचे आने में लगेगा। तो राउंड ट्रिप का अगर आपको टाइम निकालना हो, तो हमेशा एक तरफ का टाइम अगर है, ऊपर जाने वाला टाइम है, तो नीचे आने वाला भी सेम लगेगा, तो डबल हो जाएगा टाइम। इसीलिए यहां पर ये 2u/g लिखा है मैंने, और ये हमारा है टाइम एक्सिस। सो दिस इज आवर टाइम एक्सिस, ये हो गया u/g, ये हो गया 2u/g। इस तरीके से जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर होता है एक्सेलरेशन का ग्राफ। एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या होगा, ये है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब भैया एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है और g की वैल्यू है नेगेटिव, तो ये हो गया a = -g, ये यहां पर इसका ग्राफ बन जाएगा। तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में अगर पूछा जाए, तो आप इनके जो आंसर है वो इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरीके से आप इनके ग्राफ को एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखो ये ग्राफ कितना अच्छा बना है, ये भी, तो तीनों ग्राफ को जब हमने एनालिसिस किया, तो हमारे को बात समझ में आ गई कि हाँ, वर्टिकली मोशन जो है, वर्टिकल अपवर्ड में जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो क्या खासियत बनेगी। एक तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनती है, वो हमें तैयार रहना है कि अगर टाइम निकालना पड़ा तो एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी। दूसरा, हमारा यहां से क्या पता लगा इसमें से कि ग्राफ हमारे ये बनेंगे, टाइम ऑफ एसेंट जो है टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा। अगर मान लीजिए इसमें से ऊपर जाने वाला टाइम t1 है, नीचे आने का टाइम t2 है, तो जो टाइम t1 होगा ना, वो t1 + t2 होगा, और ट्वाइस ऑफ t1 कर दीजिए टोटल टाइम। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, और इस तरीके से जो है हम लोग इसको समझ पाएंगे, और इसी तरीके से हम लोग जो है इसको ध्यान में रख पाएंगे। तो चलो, मैं अपनी बात को बेटा अब यहीं खत्म करता हूं, और आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी, और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी इनसे करेंगे, बस आपको ये याद रखना है कि u क्या है, v क्या है, कहां पर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, उसका मैं एक कॉन्सेप्ट और अभी ध्यान में आ गया। अगर मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आते हैं कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर से, मान लीजिए यहां एक बिल्डिंग है, यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका ऐसे, तो हमेशा एक बात याद रखना, जिस वेलोसिटी से आपने इसको ऊपर फेंका है ना, यहां पर आपको सेम वेलोसिटी मिलेगी, ये इस हाइट पर सेम वेलोसिटी मिलेगी।
सो दैट इज द मेन पॉइंट, ये इसका ध्यान है, ठीक है। और अगर वो आपसे पूछ ले कि भैया टोटल कितना आ गया, तो जितनी इसकी हाइट की बिल्डिंग है प्लस इस हाइट को जोड़ देना, तो ये आपकी टोटल हाइट कैपिटल एच आ जाएगी। अगर मैं इसको H1 लूं और इसको H2 लूं, तो इस टोटल हाइट को H1 प्लस H2 कर देना। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस बात पर आप फोकस करना। जिस बात पर आप फोकस करोगे आपका सारा कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर क्लियर हो जाएगा, ये आपको बात समझ में रखनी है, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया क्लियर। Enjoy your day. I hope you enjoy the video. Thank you very much.